ये देखिए, ये नॉर्मल डिस्क है, कितना प्लेन, जैसे वो क्रीम वाला बिस्किट खाते हैं ना हम, उसमें दो बिस्किट के बीच में जो क्रीम रहता है ना, एकदम गोल मोल, कितना, मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ये जो आप हड्डियों का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वर्टेब्रा है, इसको वर्टेब्रा बोलते हैं। और ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ना, ये पिंक कलर में, इसको बोलते हैं इंट्रावर्टेब्रल डिस्क। इंट्रावर्टेब्रल डिस्क क्यों? क्योंकि ये दो वर्टेब्रा के बीच में है। अब ये हड्डियां तो है, ये हड्डियों का पाइप जैसा है, ये बीच से हॉलो होता है, ये आपके शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसके बीच से ही नर्व रूट्स गुजरते हैं, और ये जो जगह बनी हुई है ना, ये जो यहाँ से जो गैप्स बने हुए हैं, इन गैप से नर्व्स निकलते हैं, और नर्व्स निकल के क्या करते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। ये है पूरे स्पाइन का फंक्शन। तो ये एक तरह से नर्व्स को सुरक्षित रखने के लिए एक हड्डियों का पाइप बनाया गया है। अब ये सिंस ये हमारे गर्दन से शुरू होकर के ये हिप्स तक जाता है, तो अगर ये एक पूरा का पूरा हड्डियों का पाइप रहेगा जिसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं रहेगा, तो आपको डंडे की तरह सीधा खड़ा रहना होगा, आप झुक नहीं पाएंगे, आप खुद को मोड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये एक स्प्रिंग नुमा बनाना था। अब ये स्प्रिंग नुमा बनाना था झुकने के लिए, तो ये बहुत सारे वर्टेब्रा रखे गए एक दूसरे के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे पंचर बनाने वाली दुकानें होती हैं, उस पे टायर्स रखे रहते हैं ना, टायर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक। उसको धक्का मारेंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उसको चिपकाया नहीं रहता है। लेकिन अगर वो टायर्स को किसी चीज से चिपका दिया जाए तो क्या होगा, वो नहीं गिरेंगे, वो एक खंबे की तरह हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा स्पाइन है ना, वो अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझे, तो वो ऐसे ही स्ट्रक्चर है। ये वर्टेब्रा है, ये हड्डियों का बना होता है, ये अंदर से खाली होता है, ये पाइप जैसा होता है जिसके अंदर से नर्व्स गुजरते हैं, और ये इन गैप से निकलते हैं। और ये जो डिस्क है, ये दो वर्टेब्रा को जोड़ने के लिए एक तरह से मांसपेशियों का ही बना होता है। ये बना होता है, ये एक तरह से समझ लिए डबल साइड टेप है, जो दोनों तरफ से चिपका लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्रीम वाला जो बिस्किट होता है ना, उसमें बिस्किट का जो दोनों हिस्सा होता है वो चिपका हुआ रहता है क्रीम पे। तो ये वो वाला क्रीम है, ये वो वाला क्रीम है। और ये वर्टेब्रा के एंड से शुरू होता है, वर्टेब्रा के दूसरे एंड पे खत्म हो जाता है, उसके बीच में ही ये कंटेंट रहता है। इसकी एक प्रॉपर थिकनेस होती है, ये स्पॉन्जी होता है, मतलब स्पाइन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो उस शॉक को, उस प्रेशर को ये एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हड्डी तो दबेगी नहीं जब आप कोई भारी चीज उठाते हैं, कुछ करते हैं। तो इस ये भी सेल्स और टिश्यूज से ही बना होता है। तो इसको बनाने के लिए सेल्स और इसके भी सेल्स और टिश्यूज डेली डैमेज होते हैं, मरते हैं। तो इसमें भी नए सेल्स और टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए इसमें भी ब्लड सप्लाई चाहिए, इसमें भी न्यूट्रिशन का सप्लाई चाहिए। तो किसी भी वजह से जब ये कमजोर होने लगता है, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक क्रीम वाली बिस्किट है, उसके अंदर जो क्रीम लगा हुआ है वो सूखा हुआ रहता है, आप उसको दबाएंगे वो फैलेगा नहीं, वो मजबूत रहता है। लेकिन जब वो बिस्किट बन रहा था तब उस समय उसमें जो क्रीम डाला गया वो सॉफ्ट था, उस समय उसको दबाएंगे तो क्या होगा, वो दब के किसी साइड से बाहर निकलने लगेगा क्रीम, ये बिस्किट की लिमिट से बाहर आ जाएगा। मतलब वैसे ही जब इस पे प्रेशर पड़ता है, आपने कोई वजन उठाया, झुके मुड़े, कुछ भी हुआ, इस वर्टेब्रा के ऊपर प्रेशर आया, अगर ये वर्टेब्रा सही ढंग, सॉरी, वर्टेब्रा के ऊपर प्रेशर आया और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो प्रेशर इस डिस्क ने लिया। अब ये डिस्क अगर पूरी तरह से मजबूत नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी तरफ से दब के बाहर निकल जाएगा, ये इस स्पेस से बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बल्जिंग डिस्क या डिस्क बल्ज, ये दोनों ही चीजें बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा अब ये बाहर निकल के अगर ये लटक गया, एक अलग ही पोर्शन सा बन गया, तो इसको हर्निएटेड डिस्क या हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। जैसे हर्निया होता है ना, वैसे ही ये डिस्क का हर्निया है। ये डिस्क जब ज्यादा ही बाहर निकल के लटक जाता है तो इसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। ये भी डिस्क के कमजोर होने और प्रेशर पड़ने से होता है। ये है डीजेनरेटिव डिस्क, मतलब डिस्क रहता तो अपनी जगह पे ही लेकिन खराब होने लगता है, कहीं सूजन आ गई उसमें, कहीं वो दब गया, कहीं उठ गया। तो ये जो वर्टेब्रा के बीच में जो स्पेस है ना, वो घटने बढ़ने लगता है और आपके स्पाइन की जो अलाइनमेंट है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। देन कम्स थिनिंग डिस्क। ये डिस्क पतला हो गया, देखिए डिस्क इतना मोटा होना चाहिए, उससे ये पतला हो गया। जब ये डिजेनरेट होता है या डिस्क को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो कमजोर होने लगा, या उस पर ज्यादा दबाव पड़ा, वो दबाव झेल नहीं पाया और चिपक गया, पिचक गया, पतला हो गया।
तो ये सब कुछ भी जब होता है इधर से निकल गया तो यहां से जो नर्व रूट निकल रही है उसको ये दबा देगा, ये पतला हो गया तो भी ये जो डिस्क स्पेस है वो तो घट गया, ये दोनों वर्टेब्रा के बीच में जितना स्पेस होना चाहिए था वो घट गया, तो ये नर्व रूट को दबा देगा। ये हर्निएटेड होकर के निकल गया तो ये बल्जिंग अगर इस तरफ नहीं इस तरफ हो जाए तो भी ये नर्व रूट को दबा देगा। मतलब आपके डिस्क के शेप में, स्ट्रक्चर में, उसके वॉल्यूम में, उसकी थिकनेस में कोई भी फर्क अगर आता है तो दो चीजें होती है। दो चीजें क्या होती है? एक तो आपके स्पाइन का जो अलाइनमेंट है, इसका जो शेप है वो थोड़ा सा बिगड़ता है, और दूसरा क्या होता है आपका नर्व रूट कहीं ना कहीं कंप्रेस होता है। हर केस में हो जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम केसेस में हो जाता है। तो अब इसको रिपेयर कैसे करें, अब इसको ठीक कैसे करें? सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है मोस्टली, ये बढ़ गया, इसको खुरच दिया, इसको कट कर दिया, लेकिन जो ये थिनिंग डिस्क और हर डिजेनरेटिव डिस्क है उसको तो रिपेयर सर्जरी से भी नहीं किया जा सकता। तो कई बार इंजेक्शंस लगाते हैं जहां पे जिस डिस्क में प्रॉब्लम आई है एमआरआई की रिपोर्ट में पता चलता है कि हाँ L4 L5 प्रॉब्लम बताते हैं। L4 आपने कभी अकेला नहीं देखा होगा कि L4 L5 L5 S1 L3 L4, मतलब ये बताता है कि कौन सा इंट्रावर्टेब्रल डिस्क, मतलब L3 वर्टेब्रा है, लंबर स्पाइन का तीसरा वर्टेब्रा, लंबर स्पाइन की तीसरी हड्डी कहलाती है L3, लंबर स्पाइन की दूसरी T1 कहलाता है, थोरेसिक स्पाइन का पहला, सर्वाइकल स्पाइन में C1 C2 C3 ऐसे होता है। तो जो वो अगर वो C1 C2 किया गया है तो मतलब सर्वाइकल स्पाइन के पहले और दूसरे वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क है उसमें तकलीफ है, उसमें तकलीफ है। तो आपको एक्यूलाइफ से पहले उसको चेक कैसे करना है उस पे आते हैं। अब जैसे ये हमारा, अब जैसे देखिए ये हमारा स्पाइन है, अब सर्वाइकल स्पाइन का निशान यहां से यहां तक दिया गया है, तो आपको अपने थंब में भी इतना एरिया चेक करना है। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया, C6 हो गया, C7 हो गया। तो अगर बता रहा है कि C3 C4 में कंप्रेशन है या C3 C4 में कोई भी दिक्कत है तो आप काउंट करेंगे C1 C2 C3, ये हो गया C3, ये हो गया C4, यानी जो ये लाइन है ना इसके लाइन वाले एरिया में, इस एरिया में एक्यूलाइफ का पॉइंट आपको मिलेगा। ये जो कर्जर है उसका एरो देखिए आप इस एरिया में। सिमिलरली अगर लंबर स्पाइन में कोई बोलता है कि L4 L5 में प्रॉब्लम है, तो ये देखिए ये L4 L5 के बीच का ये हिस्सा है, L5 S1 के बीच का ये हिस्सा है। तो हाथ में, हाथ के इस एरिया में जब आप चेक करेंगे, खास तौर पे जब कमर का दर्द हो और साथ में पैरों में भी प्रॉब्लम हो, पैरों में दर्द होकर रेडिएटिंग पेन जा रहा हो, या साइटिका की प्रॉब्लम होगी क्योंकि साइटिक नर्व भी इधर से ही निकलता है, तो अगर यहाँ पे कंप्रेशन होती है तो साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाता है। ऐसे ही मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि कौन से एरिया में कंप्रेशन होने से, नर्व रूट कंप्रेस होने से क्या तकलीफ आ सकती है, वो चार्ट कौन सा था? ये वाला चार्ट है। इसमें आपको दिखाया गया है कि जैसे मैं बताता हूं, अब अगर L5 के बाद सैक्रल स्पाइन होता है, L5 और ये सैक्रल स्पाइन है, क्योंकि सैक्रल स्पाइन में एक ही वर्टेब्रा होता है, उसमें S1 S2 नहीं है। तो L5 और S1 यानी लंबर स्पाइन के अंतिम वर्टेब्रा और सैक्रल स्पाइन के बीच में जो नर्व रूट होता है वो अगर कंप्रेस होता है तो आपको बटक्स में पेन हो सकता है, जो हिप जॉइंट्स होता है उसमें पेन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है किसी को तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर की प्रॉब्लम, पेशाब की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम, एंकल्स में प्रॉब्लम, फीट में प्रॉब्लम, टोज में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर L5 L1 में प्रॉब्लम। इवन L4 L5 में भी ये जो लंबर स्पाइन है ये इतनी चीजों को, लार्ज इंटेस्टाइन, बटक्स, ग्रोइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोलोन, थाइज, नीज, लेग्स, फीट, और इसकी वजह से हो क्या क्या प्रॉब्लम सकती है? कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, डायरिया, गैस, पेन, इरिटेबल बाउल, ब्लैडर प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, लो बैक पेन, पेन और नमनेस इन लेग्स। तो जैसे ज्योति अरोड़ा जी बता रही थी कि पेशेंट आके कंप्लेन तो तब पैरों में दर्द के करता है,
लेकिन उसको प्रॉब्लम निकलती है लंबर स्पाइन में, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हो सकता है। इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इसकी वजह से होता है। यहाँ पे नस दब गई, जो पेनिस को ब्लड सर्कुलेशन है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। अब इसको रिपेयर कैसे करना है? आप आपको मैंने पोजिशनिंग बता दी कि कहां कहां पे पोजिशनिंग होती है, वो एमआरआई का रिपोर्ट लेके आया, उसमें देख करके आप समझ सकते हैं, या एक्यूलाइफ से सीधे चेक करके भी समझ सकते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट है तो आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाता है स्पॉट को डिटेक्ट करना कि कहां पे करना है। अभी पढ़ के समझ लोगे एमआरआई की रिपोर्ट कि L1 L2 L3 लिखा हुआ है तो कैसे उसको काउंट करना है। L3 L4 के बीच में कंप्रेशन लिखा हुआ है तो कौन सी जगह वाला पॉइंट को चेक करना है। एकदम एग्जैक्टली मिलेगा नहीं, लेकिन उस एरिया में जब आप घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं एक आपको मोस्ट पेनफुल पॉइंट मिलेगा जहां पे पिंचिंग सेंसेशन होगा। वाइब्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पिंचिंग, सुई चुभने जैसा सेंसेशन होगा। दैट विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट। अब समस्या क्या आती है, ये एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से अगर एक वर्टेब्रा और दूसरे वर्टेब्रा के बीच में डिस्क में कुछ प्रॉब्लम होती है और डिस्क की अलाइनमेंट अगर बिगड़ती है तो वो पूरा डिस्क अफेक्ट होता है। मतलब लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है वो सर्वाइकल स्पाइन तक जा सकती है, क्योंकि डिस्क है तो इंटरकनेक्टेड, खिंचाव पैदा होगा। ये सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है वो लंबर स्पाइन को भी अफेक्ट कर सकता है। आपने कुछ बीमारियों के नाम सुने होंगे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, तो ये सब उन्हीं चीजों के नतीजे हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस वाले को लंबर स्पाइन में भी पॉइंट्स आएंगे, दर्द वहां भी होगा उसको, कमर में भी, लेकिन जो डिस्क डिजेनरेशन मेन होगा वो सर्वाइकल स्पाइन में, तो वहां पे उसको रिपेयर करना होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज को रिपेयर करेंगे कैसे? तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको 3 स्टेप चाहिए। 3 स्टेप, 3 काम करने होते हैं। पहला, उस डिस्क में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। क्या करना है? उस डिस्क में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें डिस्क को रिपेयर करना है, डिस्क को मजबूत बनाना है। दूसरा क्या करना है, डिस्क के पतले होने की वजह से, पिचकने की वजह से, डैमेज होने की वजह से अगर डिस्क स्पेस रिड्यूस हो गया है, इंट्रावर्टेब्रल स्पेस रिड्यूस हो गया है, और उसकी वजह से स्पाइन की अलाइनमेंट में फर्क आया है, तो स्पाइन की अलाइनमेंट को सही करना है ताकि वो स्पेस गेन हो और जो कोई बाहर निकला है उसको अंदर पुश करने में या अंदर अपने आप ही वो खिंचाव हो जाए। और तीसरा काम करना है कि डिस्क को मजबूत करने के लिए आपने ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ा दिया, लेकिन खून लेके जाएगा क्या? इट इज समथिंग लाइक कि कहीं पे किसी गांव में भूखमरी फैली हुई है, आपने राशन का ट्रक तो भेज दिया लेकिन उसमें राशन डाला ही नहीं। ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, आपने ऑक्सीजन का ट्रक भेज दिया लेकिन उसमें ऑक्सीजन भरा ही नहीं। तो जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड तो ट्रक है, वो कैरियर है बस। ब्लड लेके जाता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, और यही दोनों चीजें चाहिए नए सेल्स को बनाने के लिए। नया सेल्स बनेगा तो टिश्यूज मजबूत होंगे या नए टिश्यू बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे तो ऑर्गन या पार्ट स्ट्रेंथन होगा। तो डिस्क को अगर स्ट्रेंथन करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, बट ब्लड शुड कैरी न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। तो शरीर में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। अब अगर हमें न्यूट्रिशन देना है तो ये डिसाइड करना होगा कि न्यूट्रिशन कौन सा देना है। तो मैंने क्या बताया कि जो डिस्क बनता है वो मसल्स का ही एक टाइप है। अब अगर मसल्स के बहुत सारे टाइप्स को पढ़ाना शुरू करूं तो आप वो समझने से ज्यादा पता नहीं क्या एमबीबीएस की डिग्री में पहुंचना पड़ेगा, 4 साल का कोर्स कराना पड़ेगा। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब मसल्स है, एक खास तरह का मसल्स है जो बड़ा ही हार्ड होता है, मजबूत होता है। मसल्स के कई टाइप्स होते हैं, मसल्स है, कार्टिलेज है, टेंडम्स है। तो उसको बनाने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन और कैल्शियम एचएमबी, उससे वो बनेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कोलेजन। लेकिन हमें 2 चीजें तो जरूर चाहिए, जिसमें से एक है प्रोटीन और एक चाहिए कैल्शियम एचएमबी। अब अगर आपने कैल्शियम एचएमबी और प्रोटीन दिया है
तो डेफिनेटली आपके लिवर का डाइजेशन भी दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि लिवर अगर ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो आप इतना महंगा, टीएन्स के न्यूट्रिशन बेस्ट है लेकिन कॉस्टली भी तो है, और ये जायज बात भी है, बिकॉज कोई भी अच्छी चीज सस्ती नहीं हो सकती। तो आप उसको एक कॉस्टली स्पाइरुलिना देंगे, वो भी कॉस्टली है, कैल्शियम एचएमबी देंगे, वो भी कॉस्टली है। आपने वो दोनों चीजें देनी शुरू की, और सपोज उस पेशेंट का जो लिवर है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, उसका फंक्शन ऑप्टिमम नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन कितनी होगी कैल्शियम और प्रोटीन की? मिनिमल होगी। तो उसको जो फायदा 2 महीने में मिलना चाहिए वो फायदा शायद 6 महीने में मिलेगा। उसका खर्चा बढ़ेगा, उसकी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, हो सकता है वो ट्रीटमेंट पूरा ना करे, भाग जाए। सेकेंड थिंग, अगर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में इंश्योर करना है कि सही ढंग से हो, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए किडनी का फंक्शन भी चेक करना है, क्योंकि हम जो विटामिन डी देते हैं वो उसी स्वरूप में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंश्योर नहीं करता। किडनी एक खास तरह का एंजाइम बनाता है जो विटामिन डी को थोड़ा अल्टर करता है, उसके बाद ही वो विटामिन डी, एक्टिवेटेड जो विटामिन डी है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो किडनी का फंक्शन भी चेक करना है। जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम, जॉइंट, लेट इट बी स्पाइन का जॉइंट, लेट इट बी घुटने का जॉइंट, या बॉडी का कोई भी और जॉइंट, कूल्हे का जॉइंट, जैसे एवियन की प्रॉब्लम होती है लोगों में, तो कोई भी जॉइंट का इश्यू हो, तो आपको सिर्फ उस जॉइंट की नहीं, उसके लिवर और किडनी की हेल्थ को भी इंश्योर करना है। उसके बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? तो इंटेस्टाइन में होगा। अब इंटेस्टाइन में ठीक से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए इंटेस्टाइन की हेल्थ जरूरी है। इंटेस्टाइन की हेल्थ कैसे इंश्योर करेंगे? उसके लिए हमें उसको एफओएस देना होगा। एफओएस भी दे दिया। अब शरीर में बहुत तरह के एंजाइम हैं और बहुत तरह के एसिड्स हैं जो चाहिए होते हैं, जो कैल्शियम और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, एंजाइमोलिसिस प्रोसेस के लिए। वो एंजाइम्स को हमारे शरीर में जो तरह तरह के हार्मोन बनाने वाले और एंजाइम बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, वो एंजाइम को सही ढंग से बनाए, उसके लिए शरीर में जरूरी है जिंक, खास तौर पे कैल्शियम के सुचारू एब्जॉर्प्शन के लिए, और अमाइनो एसिड्स भी चाहिए। तो संजोग से हमारे जिंक के साथ, हमारे प्रोटीन के साथ, हमारे कैल्शियम के साथ अमाइनो एसिड्स भी हैं। और इसके अलावा हमारे कैल्शियम एचएमबी में विटामिन डी, विटामिन के 2 और भी चीजें हैं जो इंश्योर करती है कि सही ढंग से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो वेन एवर यू आर ट्रीटिंग अ जॉइंट हेल्थ, अब हम स्पाइन से थोड़ा हट जाएं, तो जो इंट्रावर्टेबल डिस्क है वो भी तो जॉइंट ही है, स्पाइन का जॉइंट। तो उसको सही करना है अगर, तो यू हैव नॉट ओनली द टास्क ऑफ ट्रीटिंग दैट स्पाइन, बट ऑल्सो यू हैव टू चेक द हेल्थ ऑफ लिवर एंड किडनी एंड इंटेस्टाइन। कोई भी जॉइंट, यू आर ट्रीटिंग नी जॉइंट, यू आर ट्रीटिंग एंकल जॉइंट, यू आर ट्रीटिंग हिप जॉइंट, यू आर ट्रीटिंग शोल्डर जॉइंट, कहीं पे भी जहां पे लिगामेंट्स, टेंडम्स, मसल्स, बोन्स या उसके साथ चिपकने वाले और भी चीजें हैं, अगर उसका कोई भी इश्यू है, तो आपको ये 3 चीजों की हेल्थ भी इंश्योर करनी पड़ेगी, इंटेस्टाइन, लिवर एंड किडनी। आपने ये तीनों को भी चेक कर लिया एक्यूलाइफ से। अगर थोड़ा बहुत होता ही है, ये तीनों ही बॉडी के ऐसे ऑर्गन है कि आज के लाइफस्टाइल और आज का जो फूड है वो इन तीनों को अफेक्ट करके रखता ही है, नुकसान पहुंचा के रखता ही है। किसी का भी ऑप्टिमम कंडीशन में, नॉट माइन नॉट योर्स, किसी का भी ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं रहता। इवन 14-15 साल के बच्चों का भी चेक करेंगे तो यह सब प्रॉब्लम आएगी। तो आपको उसको भी ट्रीट करना शुरू कर देना चाहिए साथ में। उसके लिए सप्लीमेंट्स अलग से ना दे, लेकिन एक्यूलाइफ की थेरेपी तो आप कर ही सकते हैं। अब बीसीएम का इस्तेमाल करना है। बीसीएम के इस्तेमाल से क्या हो सकता है, खास तौर पे जहां पे डिस्क थिनिंग का केस है, या डीजेनरेटिव डिस्क का केस है, या हर्निएटेड डिस्क का केस है। इस केस में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन शुरुआत में थोड़ा डिस्कंफर्ट या पेन कॉज कर सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉलरेट, तो थोड़े दिन के लिए बीसीएम को स्टॉप करना है, कंप्लीटली स्टॉप नहीं करना है। उनके स्पाइन पे बीसीएम का हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ना आए, वो इंश्योर करना है। उसके लिए 2 चीजें हो सकती है कि आप उनको बीसीएम पे बिठाइए मत, पहली चीज, उनको खड़ा कीजिए। अगर खड़े होने के बाद भी
दिक्कत हो रही है तो चेयर पे बिठा के दोनों पैर रखवा करके दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव, और धीरे धीरे उनको खड़ा करना शुरू कीजिए। जब खड़े होकर के उन्होंने टॉलरेट करना शुरू कर दिया, पेन नहीं हो रहा, तो बीसीएम के ऊपर कुशन रख के उनको बिठाइए, और बीसीएम के ऊपर 2 इंच मोटा कुशन रख के ही उनको लेटाइए, और उनको बोलिए जैसे वो एक फौजी जवान एकदम सावधान की मुद्रा में शरीर को खींच करके चेस्ट आउट स्टमक इन बोलते हैं ना, वो पूरी तरह से बॉडी को खींच के, ताकि स्पाइन अपने सही अलाइनमेंट में आने की कोशिश करे। और उस समय वो बीसीएम पे खड़े होंगे, जब खड़े होंगे तो बीसीएम स्पाइरल मोशन देगा, और जब भी कोई चीज स्पाइरल मोशन में होती है तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है। तो ये स्पाइन की अलाइनमेंट और जो इंट्रावर्टेब्रल स्पेस है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप उसको डिस्क को मजबूत भी कर रहे हैं। डिस्क में जैसे स्पेस बढ़ने लगेगा और स्पाइन की अलाइनमेंट होने लगेगी तो धीरे धीरे उसका जो नर्व रूट जो कंप्रेस हुआ था वो फ्री होना शुरू हो जाएगा। नर्व रूट कंप्रेस होना जो फ्री होना शुरू हो जाएगा तो नर्व्स में जो बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इंप्रूव हो जाएगा। जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, बढ़ाता घटाता है। तो जैसे ही एनर्जी का फ्लो, उन नर्व रूट्स के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, कंफ्यूज मत होइए। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेट, नर्व तो दबा हुआ है, अगर नर्व दबने से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है तो पैर तो सड़ना शुरू हो जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन रुकता नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन तो आर्टरीज के द्वारा हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन वो नर्व के थ्रू नहीं हो रहा है, नर्व्स के थ्रू एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जो एनर्जी का फ्लो ब्लड के फ्लो को पुश करता है, तो ब्लड का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, एनर्जी का फ्लो रुकता है। एनर्जी का फ्लो जैसे ही रुकता है तो एज पर टीसीएम क्या होता है, जहां पे भी एनर्जी के फ्लो के रास्ते में रुकावट आएगी वहां पे क्या होगा, वहां पे पेन होगा। इफ देर इज नो फ्री फ्लो देर इज अ पेन, ये पढ़ा आप लोगों ने। तो पेन क्या है, पेन एक तरह से इंडिकेशन है, शरीर का बताने का तरीका है कि मुझे वहां पे तकलीफ है। क्योंकि शरीर बोलता तो नहीं है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी से तो आवाज नहीं आती, आपकी किडनी बोल तो नहीं सकती। जैसे घर में आप जानवर पालते हैं, उनको जब भूख लगती है तो वो आपको किचन की तरफ खींचना शुरू करते हैं। जैसे डॉग कुत्ता होता है, वो आपको खींच के किचन की तरफ ले जाए, या वो उनका अपना एक तरीका होता है आपको इंडिकेट करने का। छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनका अपना एक तरीका होता है, वो रोना शुरू कर देते हैं या कुछ भी, जो उनका अपना तरीका होता है। लाइक वाइज शरीर का भी तरीका है, इन्फेक्शन को इंडिकेट करना है तो फीवर आ जाएगा, कहीं एनर्जी के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको इंडिकेट करना है तो दर्द होगा। तो ये सब तरीके हैं शरीर के इंडिकेट करने के कि हमें कोई प्रॉब्लम है। दर्द कोई बीमारी नहीं, दर्द सिर्फ लक्षण है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार सिर्फ लक्षण है, सिम्टम्स है। लेकिन परेशानी किस चीज से होती है, परेशानी सिम्टम्स से होती है। अगर इंसान के स्पाइन में कुछ भी हो जाए और दर्द ना हो तो क्या आपके पास कोई आएगा? इंसान को पता ही तब भी चलता है जब दर्द होना शुरू होता है। तो परेशान वो पेशेंट किस चीज से है, परेशान है वो पेशेंट दर्द से। तो सबसे पहले आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देनी है। सिम्टोमेटिक रिलीफ किस चीज से मिलेगा, एक्यूलाइफ की थेरेपी से। क्योंकि जो ब्लड का फ्लो और एनर्जी का फ्लो है वो एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। अगर आप ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे तो वो एनर्जी के फ्लो को पुश करेगा। नर्व रूट कंप्रेस भी है तो एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा फ्री होगा, तो उससे क्या होगा, पेन थोड़ा सा रिड्यूस होगा। इसके अलावा एक्यूलाइफ क्या करता है, ब्रेन में कौन सा हार्मोन बनाना शुरू करता है, बताइए मैम, कौन बताएगा? किस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है ब्रेन में जब हम एक्यूलाइफ की थेरेपी करते हैं तो? सर रक्त में एंडोर्फिन पड़ता है। है? एंडोर्फिन। हाँ, एंडोर्फिन क्या है, नेचुरल पेन रिलीवर है। तो जैसे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू करते हैं ये हार्मोन बनना शुरू होता है जिसकी वजह से पेन में रिलीफ फील होता है। अब वो रिलीफ का असर जितने दिन तक रहेगा, अगर एक दिन भी आपने एक्यूलाइफ की थेरेपी की, पेन में रिलीफ आ गया और उसका अगर 3 दिन रहना है असर, 3 दिन तक उसको दर्द नहीं होगा, पेशेंट सोचेगा ठीक हो गया, तो ये चीज भी आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करनी है।
कि भैया आज दर्द कम हो गया तो ऐसा नहीं है कि कल मत आना, ये टेम्परेरी रिलीफ है। यू हैव टू कम 15 days continuous, then 3 days gap, again 15 days continuous, then 3 days gap, and we'll have to take minimum 3 cycles to complete a treatment. 15-15 दिन के मिनिमम 3 साइकिल चाहिए एक्यूलाइफ, मिनिमम। प्रॉब्लम ज्यादा है या बहुत पुरानी है या एज ज्यादा है, इस केस में ट्रीटमेंट का साइकिल लंबा हो सकता है। तो समझ में आ गया क्या करना है। अगर लिवर अपने जब ट्रीटमेंट के कोर्स में आप अलाइनमेंट के लिए और डिस्क स्पेस को बढ़ाने के लिए यू विल यूज बीसीएम, लेकिन फायदा यह है कि बीसीएम साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है, स्पाइन को ऑक्सीजनेट भी करता है, स्पाइन में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा करके, तो नए सेल्स के रीजनरेशन को बढ़ाता है। आप रिपेयर एक डिस्क कर रहे हैं, मान लो L4 L5 के बीच में डीजनरेशन है, आप वहां पे एक्यूलाइफ की थेरेपी कर रहे हैं, तो एक्यूलाइफ तो केवल वहीं पे ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएगा, लेकिन बीसीएम पूरे स्पाइन में बढ़ाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर एक स्पाइन के एक दो दो वर्टेब्रा के बीच का अगर डिस्क डिजेनरेट हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब ठीक है, बाकी सभी थोड़े बहुत कमजोर हो रहे हो। तो बीसीएम कराने का ये फायदा होता है कि रिपेयर तो आप एक को कर रहे हैं, एक्यूलाइफ करेंगे केवल वही रिपेयर होगा, लेकिन साथ में अगर आप बीसीएम दे रहे हैं तो उसके पूरे स्पाइन को फायदा पहुंचता है, क्योंकि स्पाइन एक साथ माइक्रो सर्कुलेशन की मदद से, अब उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है बीसीएम का, जो सबसे महत्वपूर्ण फेनोमेनन है, वो है माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करना। तो माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करके वो पूरे स्पाइन को ऑक्सीजनेट करता है और न्यूट्रिशन की सप्लाई पूरे स्पाइन को देता है। तो इस वजह से, लेकिन बीसीएम शुरुआती स्टेज में कुछ लोगों के लिए पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो शुरुआती स्टेज में जब तक आप एक्यूलाइफ की मदद से, हो सकता है आपको 10 डेज लगे, 15 डेज लगे, बीसीएम ना दे, उसके बाद बीसीएम करें जरूर, क्योंकि बिना बीसीएम के आपका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहेगा। देन कम्स सप्लीमेंट्स। तो बेसिक सप्लीमेंट इसके लिए स्पाइरुलिना, कैल्शियम एचएमबी, एफओएस और जिंक है, बस। लेकिन अगर लिवर की हेल्थ का भी इश्यू है तो यू कैन ऐड टीपॉली एंड चिटोशन। अगर ज्यादा नहीं है तो यू अकेले चिटोशन भी काम करेगा, जैसे अभी चिटोशन अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो अकेला टीपॉली भी ठीक ठाक काम कर देगा, अगर लिवर में ज्यादा इश्यू नहीं है तो। लेकिन अगर लिवर में इश्यू है तो आपको टिपोली चिटोशन दोनों देना चाहिए। देन इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए तो एफओएस अकेला काफी है, जिंक आप दे ही रहे हैं। देन कम्स किडनी। अगर किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम है तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है कि किडनी के ट्रीटमेंट को दवाइयों से जितना दूर रखा जा सके, इवन हर्बल कंपाउंड्स, उतना बढ़िया है। तो किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए तुरंत सप्लीमेंट्स पे या मेडिसिन पे नहीं कूदना चाहिए। ट्राई एक्यूलाइफ एंड हेड केयर, ट्राई एक्यूलाइफ एंड हेड केयर। किडनी के जब जब तक किडनी की प्रॉब्लम क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी वाले स्टेज में नहीं पहुंची है, आई डोंट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट्स, एनी मेडिकेशन, बिकॉज वट एवर यू गिव दैट विल इंक्रीज टॉक्सिन्स इन ब्लड। बिकॉज कोई भी चीज बॉडी में 100% एब्जॉर्ब नहीं होती। इवन इफ यू आर गिविंग सम कैप्सूल्स, उसका जो कवर है, कवच है, वो तो टॉक्सिन बन के ब्लड में मिक्स होगा, किडनी का फिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ेगा। और वैसे भी हर्बल कंपाउंड सारे सुटेबल नहीं होते किडनी के लिए, ऑलरेडी एक ऐसे पेशेंट को आप बहुत सारे हर्बल कंपाउंड्स दे रहे हो। तो ट्राई कीजिए, अगर किडनी में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है तो केवल एक्यूलाइफ और हेड केयर की दे दो। उससे आप क्या क्या करेंगे, किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ने से रोकेंगे और साथ साथ उस पेशेंट के पॉकेट पे भी प्रेशर बढ़ने से रोकेंगे। वो ऑलरेडी बेचारा कैल्शियम एचएमबी ले रहा है, महंगा है, स्पाइरुलिना ले रहा है, वो भी कॉस्टली है। अगर उसके लिवर में प्रॉब्लम है, चिटोसन टिपोली ले रहा है, वो भी कॉस्टली है। एफओएस जिंक ले रहा है, वो इतना कॉस्टली नहीं। लेकिन अगर आप किडनी के लिए भी आपने ओपीसी भी ऐड कर दिया, कॉर्डिसेप्स भी ऐड कर दिया, ये दोनों भी कॉस्टली है। तो टू मिनिमाइज द बजट,
यू नीड टू चेक फॉर, ऐसा नहीं कि सर ने बोला है कि लिवर में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ही, किडनी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ही, पेशेंट बहुत पैसे वाला है, लिख दो सब कुछ। और पेशेंट को स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है, बेचारा मरता क्या ना करता, उसको ऑपरेशन से बचना है, वो ले भी लेगा। बट ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे, मरना तो सबको है। ऊपर जाके तो हिसाब देना पड़ेगा ना कर्मों का। तो ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे, क्यों लूटा उसको, ये जरूरत नहीं थी। तो जब आप उसको एक्यूलाइफ की थेरेपी दे ही रहे हो, तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ट्राई करो कि सप्लीमेंट्स मिनिमाइज करें। अब एक्यूलाइफ की थेरेपी लिवर पे दे दो, एक्यूलाइफ की थेरेपी किडनी पे दे दो, अगर 30-40% तक प्रॉब्लम है, बिना सप्लीमेंट के ये सॉर्ट आउट कर देगा। बिकॉज आप उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन दे रहे हो, जिंक और स्पाइरुलिना का कॉम्बिनेशन। आपको पता है जिंक और स्पाइरुलिना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बॉडी की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करना शुरू कर देता है। क्लिनजिंग के लिए आप उसको एफओएस दे ही रहे हो, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप कैल्शियम एचएमबी दे ही रहे हो। तो ट्राई नॉट टू गिव सप्लीमेंट्स फॉर लिवर एंड किडनी until and unless it is very much important। तो उसके लिए मदद क्या करेगा, आप उस पेशेंट को एक सजेस्ट करो केएफटी और एलएफटी करा ले। अगर केएफटी और एलएफटी नॉर्मल है, लेकिन एक्यूलाइफ का पॉइंट बता रहा है, एक्यूलाइफ का पॉइंट आ रहा है, लिवर पे भी आ रहा है, किडनी पे भी आ रहा है, लेकिन केएफटी और एलएफटी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो आपको क्या समझना है कि केएफटी और एलएफटी नॉर्मल आई है, लेकिन एक्यूलाइफ बता रहा है, इसका मतलब किडनी और लिवर में प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम 30-35% से कम है। क्योंकि उससे जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो केएफटी और एलएफटी के रिपोर्ट में वेरिएशन आने लगता है, वो नहीं आया। तो इसका मतलब हमारे एक्यू लाइफ की कैपेसिटी में है, बिना सप्लीमेंट के भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 3 से 4 महीने लगाता है उसको पूरी तरह से रिपेयर होने में। 4 महीना मैं सेफर साइड बोल रहा हूँ, 3 महीने में ठीक हो जाता है, जिसमें से कैल्शियम एचएमबी 40 से 50 दिन आपको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी जो 3 सप्लीमेंट है वो आपको पूरे 3 महीने देने। अगर आपने सही ढंग से सीरियसली ट्रीटमेंट किया और पेशेंट ने भी सही ढंग से सीरियसली ट्रीटमेंट लिया। इस दौरान पेशेंट का वाटर इनटेक भी आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम 3 लीटर वाटर वो इनटेक कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है। ऐसे नहीं कि लाडली मैडम ने तो बोला 3 लीटर पानी पीना है, कल पी के नहीं जाऊंगा, तो चिल्लाएंगी, तो पेशेंट को याद आ गया, अरे बाप रे आज पूरे दिन में एक ही बोतल पिया है, शाम को बैठ करके एक साथ ही 2 बोतल पी लिया ठूस ठास के, तो दैट वोंट वर्क। हमारे बॉडी की एक बार में कितना पानी ग्रहण कर सकता है उसकी भी कैपेसिटी है। एक साथ ही पूरा बॉटल पी लिया तो बॉडी वही 250 ml 300 ml रिसीव करेगा, बाकी सारा सीधे ब्लैडर में बाईपास, तो फालतू में उसके ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो उसको समझाइए कि 3 लीटर पानी तो पीना है, लेकिन 200 ml एवरी आवर। नॉर्मली लोग 15 घंटे तो जागते ही हैं, तो अगर 15 घंटे में हर घंटे 200 ml पानी किसी ने पिया, 200 से 250 ml पानी, तो ये पानी पीने का सबसे सही तरीका होता है। बहुत ही इवन और ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का बॉडी में, तो ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही उसको 5-7-10 दिनों में दर्द में आराम मिलने लगे, तो वो बंदर नहीं बनेगा। ज्यादा उछल कूद और फुर्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, अब तो कमर दर्द ठीक हो गया, अब तो मैं सिलेंडर भी उठा लूंगा, अब तो मैं महामानव हो गया, हीमैन हो गया। उसको बोलिए जो जो डिस्क हम आपका रीजेनरेट करेंगे, उसमें जो नए नए सेल्स फूटेंगे, वो अभी इतने मजबूत नहीं होंगे। तो ट्रीटमेंट +1 मंथ उसको शरीर को ज्यादा, देखो पुराने जमाने में प्रचार आता था ना आयोडेक्स का, आमतौर पे हम अपने शरीर को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मर्जी बैठ गए, जैसे मर्जी उठ गए, जैसे मर्जी झुक गए, जैसे मर्जी मुड़ गए, नतीजा कमर दर्द, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। तो वैसे नहीं करना है शरीर के साथ। जब तक ये ट्रीटमेंट चलेगा +1 मंथ, उनको अपने शरीर को जितना बचा के हो कांच की गुड़िया की तरह इस्तेमाल करना है। वो एक गाना नहीं है, हौले हौले गिद्दे विच, तो वैसे ही
उनको ये मान के चलना है कि मेरा शरीर कांच की गुड़िया है, ज्यादा इसको झटके मारूंगा तो ये टूट जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये नी के ट्रीटमेंट पे भी लागू होता है। नी में कार्टिलेज डिजेनरेट हो गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। नी में अगर कार्टिलेज डिजेनरेट हो गया है तो कार्टिलेज का एडवांटेज ये है कि वो जब बनना शुरू होगा तो आपको दर्द का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा। तो जिसको घुटने की प्रॉब्लम होती है वो बेचारा मजबूर एक तरह से नजरबंद रहता है, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, चलता फिरता है तो दर्द होता है, तो उसका मूवमेंट एकदम रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो जैसे छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना, अभी अभी नया नया टांग फूटा है तो खूब भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो वैसे ही हाल हो जाता है उनका। जैसे उनके पैरों का दर्द कम होता है, वो खुद से चल फिर पाते हैं सही है, तो उनको फिर भागने फिरने, घूमने फिरने, इसके घर चला जाऊं, उसके घर चला जाऊं, मॉल चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, मन करता है, मन उछलता है। तो उनको बोलना है ट्रीटमेंट प्लस 1 मंथ। घुटने का उतना ही इस्तेमाल करना है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद अब फुटबॉल खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये आज हमने समझा स्पाइन के बारे में कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन से पॉइंट पे थेरेपी करनी है, पॉइंट्स कैसे डिसाइड करना है, एमआरआई के रिपोर्ट को कैसे समझना है, क्या क्या इक्विपमेंट और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। तो अभी इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी रूबी मैम बताइए। सर पता कैसे लगेगा कि L1 L2 L3 पॉइंट पर आया? क्योंकि एक पेशेंट को मैंने देखा तो लंबर वाले एरिया पे तो उनको आ रहा था सेंसेशन सेंसेशन, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था L1 L2 L3 क्या है। जो फोटो है, फोटो जो बना हुआ है, यस ठीक है, सर। उसमें तो देख सकते हैं ना कि हाथ में किस एरिया में L1 बना हुआ है। वही चीज तो मैंने समझाया ना अभी आपको। तो जिस पॉइंट पे उन्हें पेन आ रहा है तो उसी पॉइंट पे फिर उनको वो जिस देनी पॉइंट पे थेरेपी। पेन आ रहा है उससे मतलब नहीं है, पहले समझिए कि L1 के लिए चेक कहाँ पे करना है। ठीक है, ये देखिए, यहां से लंबर स्पाइन शुरू होता है, यहां से। ठीक है, तो L1 कौन सा होगा? ये फर्स्ट। वाला। अब अगर L1 L2 लिखा है तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्क है वो हाथ में देखिए कौन से एरिया में फोटो बना हुआ है। ये हाथ है ना, ये हाथ है, हाँ जी। तो यहाँ पे, तो इस हाथ का इस एरिया को चेक करेंगे तो यहाँ पे जहां सबसे ज्यादा सेंसेशन आएगा वो पॉइंट इस एरिया में। समझ में आ गया? यस सर। ओके। ओके सर। हाँ जी रेखा यादव जी बताइए। रेखा यादव जी अपना अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सुनीता मैम आप बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिनको ये पेन होता है, मतलब इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए एक्यूलाइफ की थेरेपी देंगे या कि हम कोई सप्लीमेंट भी है जो कि तुरंत रिलीफ देगा? मैं सप्लीमेंट से पेन, हमारे पास पेन रिलीफ का कोई सप्लीमेंट नहीं है, पेन रिलीफ की कोई दवाई भी नहीं सर होती। टी पोली से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा। पेन रिलीफ के ओके। लिए कोई दवाई या कोई सप्लीमेंट नहीं होती। जो पेन किलर्स होते हैं ना, वो सिर्फ कहने के लिए पेन किलर्स होते हैं। वो बेसिकली पेन के एहसास को, वो एक तरह से ब्लॉकर्स होते हैं। वो आपके पेन के सेंसेशन को पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्रेन तक जाने से ब्लॉक करते हैं। तो यू डोंट एक्सपीरियंस द पेन, यू डोंट फील द पेन, बट पेन तो होता ही है। इसलिए वो दवाई का असर जैसे घटता है, सर वही बहुत है। लेकिन वो नहीं है ना, वो ट्रीटमेंट का सही तरीका नहीं है। अगर वही करना है तो एलोपैथी में इतने सारे पेन किलर है, वोवरन का इंजेक्शन दिलवा दो। क्या जरूरत है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज ऑल अबाउट जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। नहीं मतलब जिसका एक्यूलाइफ सॉल्यूशन से थोड़ा बहुत। जो थोड़ा बहुत, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं है। वी टॉक अबाउट कंप्लीट क्योर, इट्स नॉट अबाउट बार्गेनिंग। जो चीज मार्केट में अवेलेबल है वो टीएंस के पास या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के पास नहीं है। सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको मतलब हमारे ट्रीटमेंट पे फेथ आने में टाइम लगता है, तो हर कोई एकदम से भरोसा नहीं करता, तो अगर वो चीज फर्स्ट उनको टाइम पहले ही समझा थेरेपिस्ट दो से ना, भी। वो चीज उनको जी। पहले ही समझा दो। जब मैंने एक्यूलाइफ पढ़ाया तो क्लियरली पढ़ाया था कि इट्स नॉट ए क्विक फिक्स। तो ये चीज आपको उनको पहले ही बोल देना है।
ड्यूरिंग काउंसलिंग ओनली। ये पढ़ाने का यही मतलब था ना, काउंसलिंग जो मैंने सिखाया था उसमें बताया था ना, तो उसमें बताना है कि इट इज नॉट अ क्विक फिक्स, इट मे टेक अप टू 15 days टू शो रिजल्ट। ओके। ओके। ये चीज मैंने पढ़ा दिया है। ये 15 दिन तक लगा, कई बार पेन पेन रिलीफ में मोस्टली 2 से 3 दिन में पेन रिलीफ हो जाता है, पहले दिन से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, बट इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म दैट इट इज नॉट अ क्विक फिक्स। इफ यू वांट क्विक पेन रिलीफ तो यू ऑलरेडी नो, क्योंकि जो आपके पास पेशेंट आएगा, किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम हुई तो सीधा कूद के आपके पास नहीं आएगा। he will go to a doctor first, the doctor will send him either to orthopedics or to neurologist। वो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा, एमआरआई कराएगा, उसको पेन किलर्स देगा, फिजियोथेरेपी बताएगा, वो सारा तामझाम करवा के आएगा आपके पास। तो थोड़ा भी समझदार होगा तो वो समझेगा भैया इसका कोई उपाय नहीं है। अगर मैं तुरंत बोलूंगा तो ये भी बोलेंगे ववरन खा ले, इंजेक्शन लगा ले, पेन किलर ले ले, कोई स्प्रे मार ले, तो वो टेम्परेरी रिलीफ है, वो सारी चीजें उसको भी पता होती है, ही विल नॉट आस्क यू। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू गिव हिम, एक्चुअल में हम इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एक्चुअली एलोपैथी है, ओरिजिनल मेडिसिन यही है। लेकिन चलो उस बहस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है तो ऑल्टरनेट, जहां पे मेन रास्ते बंद हो गए वहां पे हमको उसको विकल्प देना है। उसका मेन रास्ता क्या था, उसका पर्पस क्या है, उसकी मंजिल कहाँ है, उसके दर्द से उसको छुटकारा पाना है, उसको जो नंबनेस हो रही है उससे उसको छुटकारा पाना है, उसके जो स्पाइन में प्रॉब्लम हुई है उससे उसको छुटकारा पाना है। मेन रास्ते पे वो चलना शुरू हुआ, मेन रास्ते ने उसको बताया भैया इससे छुटकारा पाने के लिए तुमको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, राइट। अब वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, उसको ऑपरेशन का ऑल्टरनेट चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग दैट, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग पेन का ऑल्टरनेट। हम क्या करेंगे, जो चीज पेन कॉज कर रही है उसको धीरे 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 उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएंगे। हमें मूर्ति बनानी है, बुलडोजर से पत्थर तोड़ना नहीं है। मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी लगाई जाती है और एक नाक बनाने में भी 5-7 दिन लग जाते हैं। लेकिन वही कोई पहाड़ तोड़ना हो, बड़ा सा एक स्टोन क्रशर लगा तो एक ही दिन में तोड़ फाड़ के बराबर कर देता है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। पेशेंट जब आपके पास आता है उसको पहले दिन समझाइए इट इज नॉट अ क्विक फिक्स, हमें चीजों को धीरे धीरे सही करना है, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम। अगर आपको पेन से ज्यादा परेशानी हो रहा है तो आपको जो पेन किलर सूट करता है वो ले लीजिए। एक्सटर्नल उपाय जो है, जैसे हॉट पैक हो गया या कोल्ड पैक हो गया या स्प्रे हो गया, जो मसाज के लिए क्रीम्स आते हैं वो लगाने से हो गया, ये जैसे पेन रिलीविंग पैचेज होते हैं वो सब लगाने से अगर आपको रिलीफ मिलता है तो जो खाने वाले दवाइयां हैं या इंजेक्टेबल्स हैं उससे वो ज्यादा बेहतर है। बिकॉज जो स्प्रे है ये सब चीजें ये बाहर से इस्तेमाल करते हैं तो इनके नुकसान बहुत कम होते हैं। लेकिन आप टैबलेट खाओगे या इंजेक्शन लोगे तो वो आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। तो वो आप उनको बता दीजिए, वो उसको पता ही होता है, वो सालों से यूज कर रहा होता है, ठीक है। ओके, तो देयर बीइंग नो क्वेश्चन, सबसे पहले मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करूं।